स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। चलिए शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न से। भारत में जीएसटी या वस्तु एवं सेवा कर किस वर्ष लागू किया गया था? ए 2017, बी 2015, सी 2016, डी 2018। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए 2017। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। जीएसटी एक मूल्य वर्धित कर प्रणाली है जो भारत में वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर लगाया जाता है। यह एक व्यापक अप्रत्यक्ष कर है जिसे 1 जुलाई 2017 को 101वें संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के माध्यम से एक राष्ट्र एक कर के नारे के साथ भारत में लागू किया गया था, अतः विकल्प ए सही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की पहले प्रश्न से। निम्नलिखित में से किस राज्य ने मुख्यमंत्री नीरा संवर्धन योजना शुरू की? ए बिहार, बी मध्य प्रदेश, सी राजस्थान, डी उत्तराखंड। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए बिहार। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। बिहार सरकार ने 30 अप्रैल 2025 को मुख्यमंत्री नीरा संवर्धन योजना शुरू की है। इसका उद्देश्य ताड़ के वृक्षों के मालिकों और ताड़ी निकालने वाले श्रमिकों को रोजगार के अवसर और वित्तीय सहायता प्रदान करना है जो कि नीरा अर्थात अकिण्वित ताड़ के रस से पेय पदार्थ निकालते हैं, अतः विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है, सदाबहार वर्षा वनों के ऊर्ध्वाधर स्तरीकरण के अंतर्गत प्रथम स्तर पर किस प्रकार के पादप समूह पाए जाते हैं? ए सबसे ऊंचे पेड़, बी छोटे पेड़, सी झाड़ियां, डी शाक भक्षी पौधे और फर्न। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए सबसे ऊंचे पेड़। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। सदाबहार वर्षा वनों के ऊर्ध्वाधर स्तरीकरण के अंतर्गत सबसे ऊंचे पेड़ 50 से 60 मीटर पहले स्तर पर पाए जाते हैं, अर्थात जंगल का सबसे ऊपरी हिस्सा इस स्तर पर रखा जाता है। इस स्तर पर सूर्य की अधिकतम रोशनी पड़ती है। छत्र के नीचे दूसरे स्तर पर 25 से 30 मीटर ऊंचे वृक्ष पाए जाते हैं तथा उसके नीचे तीसरे स्तर पर छोटे वृक्ष पाए जाते हैं जिनकी ऊंचाई 15 से 20 मीटर होती है। चौथे स्तर पर झाड़ियां तथा पांचवें निचले स्तर पर शाकभक्षी पौधे और फर्न पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, बाणभट्ट द्वारा लिखित हर्षचरित के किस अध्याय या खंड में बाणभट्ट की आत्मकथा लिखी गई है? ए अध्याय 1, 2 और 3, बी अध्याय 4 और 5, सी अध्याय 5, 6 और 7, डी अध्याय 6, 7 और 8। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए अध्याय 1, 2 और 3। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। हर्षचरित की रचना बाणभट्ट ने की थी जिसे वर्धन इतिहास का मुख्य स्रोत माना जाता है। हर्षचरित एक महाकाव्य है जिसमें बाणभट्ट ने अपने समकालीन शासक और उसके पूर्वजों की जीवनी प्रस्तुत की है। हर्षचरित में 8 अध्याय या खंड है जिन्हें उच्छ्वास कहा जाता है और अध्याय 1, 2 और 3 में बाणभट्ट ने अपनी आत्मकथा लिखी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से देवता वैदिक देवताओं की तीसरी श्रेणी पृथ्वी के देवता के अंतर्गत आते हैं? ए वरुण मित्र सूर्य, बी इंद्र रुद्र मरुत, सी विष्णु उषा अश्विन, डी अग्नि बृहस्पति चंद्रमा। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी अग्नि बृहस्पति चंद्रमा। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। अग्नि बृहस्पति सोम आदि वैदिक देवताओं की तीसरी श्रेणी पृथ्वी के देवता में आते हैं। सबसे पहले ऋग्वेद में बहुदेववाद दिखने को मिलता है तथा ऋग्वेद में वर्णित अधिकांश देवता पुरुष है तथा देवियों का स्थान गौड़ है, अतः विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के तहत तकनीकी प्रशिक्षण हेतु किस संस्था के साथ समझौता किया है? ए आईआईटी रुड़की, बी आईआईटी खड़गपुर, सी आईआईटी कानपुर, डी एमएनएनआईटी इलाहाबाद। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए आईआईटी रुड़की। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के तहत राज्य के युवाओं को वैश्विक स्तर का तकनीकी कौशल प्रदान करने के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते के माध्यम से राज्य सरकार और आईआईटी रुड़की के बीच तकनीकी सहयोग की स्थापना की गई है जिसका लक्ष्य युवाओं को अत्याधुनिक तकनीकी दक्षता से युक्त करना है। यह पहल युवाओं को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्पर्धा के लिए सक्षम बनाएगी जिससे उनकी रोजगार क्षमता में मजबूती आएगी। अगला प्रश्न है, एआई भारत @NP कार्यशाला का आयोजन मध्य प्रदेश के किस शहर में हुआ? ए इंदौर, बी भोपाल, सी ग्वालियर, डी जबलपुर। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी भोपाल। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। मध्य प्रदेश के भोपाल में एआई भारत @MP शीर्षक से 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधार तकनीक और डिजिटल नवाचारों के माध्यम से शासन को अधिक सक्षम, पारदर्शी और नागरिकोन्मुखी बनाना था। इस कार्यशाला का आयोजन मध्य प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और राष्ट्रीय ई गवर्नेंस प्रभाग द्वारा इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सहयोग से किया गया। अगला प्रश्न है, मालवा उत्सव 2025 का आयोजन किस स्थान पर किया गया?
ए भोपाल, बी उज्जैन, सी इंदौर, डी जबलपुर। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी इंदौर। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। 7 से 11 मई 2025 तक इंदौर के लालबाग परिसर में मालवा उत्सव आयोजित किया गया। यह एक 5 दिवसीय सांस्कृतिक महोत्सव था जिसका संचालन लोक संस्कृति मंच द्वारा किया गया था। यह उत्सव पिछले 25 वर्षों से नियमित रूप से आयोजित किया जा रहा है। इस उत्सव का उद्देश्य लोक संस्कृति और परंपराओं के संरक्षण व प्रचार प्रसार, स्थानीय कलाकारों को मंच व बाजार उपलब्ध कराना तथा राष्ट्रीय एकता और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देना है। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? ए लुम्बिनी, बी बोधगया, सी कुशीनगर, डी सारनाथ। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी सारनाथ। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध का जन्म सिद्धार्थ गौतम के रूप में लगभग 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी में हुआ था और वे शाक्य वंश के थे। गौतम ने बिहार के बोधगया में एक पीपल के पेड़ के नीचे बोधि प्राप्त किया था। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश उत्तर प्रदेश में वाराणसी के पास सारनाथ में दिया था। इस घटना को धर्मचक्र प्रवर्तन के रूप में जाना जाता है। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में 80 वर्ष की आयु में 483 ईसा पूर्व में उनका निधन हो गया। इस घटना को महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। इसी के साथ अंत में देख लेते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? ए 1576, बी 1556, डी 1596, डी 1606। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।